Today we shall take a new topic that is called protein synthesis. तो इसके लिए आप लोग को जानना है कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, सिंथेसिस कैसे होती है बॉडी में। पहले तो जानिए व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का ये बहुलक है, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। अभी तक जितने भी ज्ञात एमिनो एसिड्स हैं उनकी संख्या 20 है, जिसमें से प्रोटीन बनाने के लिए एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हैं वो 8 एंड द एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड CONH। ठीक है, हाँ बोलो। देन साइट इज साइटोप्लाज्म ऑन राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है? ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं, चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की, सब में यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उनमें यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम जो है दे आर फैक्ट्री, मान के चलिए प्रोटीन बनाने कारखाना है। अब पहले प्रोटीन के बारे में ये सब बताने के आगे का अपन डिस्क्रिप्शन मैकेनिज्म पढ़ें, उसके पहले आप जानिए प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स मैंने पहले बताया 8 + 12। 8 जो है दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड 12 आर नॉन एसेंशियल। तो 8 तो होने ही चाहिए, तभी कंप्लीट प्रोटीन आपकी बॉडी में बनेगी। बैलेंस डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के शिकार हो सकते हैं बच्चे। तो यदि कंप्लीट फूड माना जाए वेजिटेरियन के लिए, जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए ध्यान रहे कि मिल्क बहुत ज़रूरी है एंड मिल्क मस्ट बी टेकन आफ्टर मील्स। खाना खाने के बाद ही आपको मिल्क लेना है और विदाउट शुगर लेना है। तभी होगा क्या, जो भोजन करेंगे उसमें जो एमिनो एसिड की कमी रहेगी, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियन शाकाहारी, तो उनके भोजन में कोई ना कोई एमिनो एसिड कम रहता ही है। तो उसकी पूर्ति के लिए जो मिल्क है जिसको आप विदाउट शुगर लेंगे, तभी जाके सारे एमिनो एसिड जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा जब भोजन करते हैं तो उसमें ध्यान रहे खिचड़ी को कंप्लीट फूड माना गया है, जिसमें राइस और दाल दोनों रहती हैं। मिसी रोटी मतलब वीट और चना मिला के जो हम रोटी बनाते हैं, इसको भी कंप्लीट फूड माना गया है। इडली और डोसा, इडली और डोसा जो साउथ इंडियन डिशेज हैं, और चावल की जो खीर होती है राइस खीर, इसको भी बनाया गया है, ये कंप्लीट फूड मानी जा सकती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। खिचड़ी जो है उसको यदि कर्ड और घी के साथ लिया जाए तो कंप्लीट फूड माना जाएगा। प्रोटीन जो होती हैं दे आर 2 टाइप्स, एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो होगा उसमें ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट, जो हमने 8 प्रकार के एमिनो एसिड बताए थे वो सभी एनिमल प्रोटीन में पाए जाएंगे। लेकिन प्लांट प्रोटीन में एक ना एक एमिनो एसिड या एक से अधिक भी एमिनो एसिड कम हो सकते हैं। जैसे वीट ले लें, आप गेहूं खाते हैं मान लीजिए, तो उसमें एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड लाइसिन नहीं पाया जाता। मेज खा रहे हैं मक्का, तो उसमें ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन नहीं पाए जाते। दाल जो खाते हैं हालांकि प्रोटीन है, रिच प्रोटीन है, बट नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी रहती है प्रोटीन की वो उतनी बेस्ट नहीं मानी जाती। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन के कारण कमी से, वो डेफिशिएंसी कांड हो तो मतलब प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन और कुपोषण, जिसके चलते फिर आदमी बहुत ही कमज़ोर दिखता है या बच्चा बहुत कमज़ोर दिखता है। बेस्ट सोर्स जो है प्रोटीन के, एक तो मिल्क है फॉर द वेजिटेरियन, और दूसरा है फ्लैश और एग मतलब मांस और अंडा। तो इस प्रकार से हमने प्रोटीन के बारे में बताया, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि वो बाय नेचर शाकाहारी है। अब भले वो मांस खाने लगा, अंडा खाने लगा, लेकिन उसका जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम वो बिल्कुल शाकाहारी सिस्टम के हिसाब से। तो उनको क्या करना चाहिए कि भोजन करने के बाद, शाकाहारी भोजन यदि लेते हैं वो, तो उसके बाद दूध जरूर लें, और जहाँ तक कोशिश करें कि देसी गाय का दूध हो तो दैट विल बी बेटर फॉर द बेस्ट प्रोटीन। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से प्रोटीन बन रही है सेल के अंदर। तो 2 प्रोसेस होंगी, वन इज कॉल्ड, फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। पहला हिंदी में अनुलेखन और दूसरा अनुवाद। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सूत्रधार जो रहेगा दैट विल बी डीएनए।
डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो डिसाइड करता है कि प्रोटीन बनाना है कि नहीं बनाना है। तो सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ये कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो वो तुरंत न्यूक्लियस से भेज दिया जाएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म। जहाँ पर मैसेंजर आरएनए का मतलब ये होता है कि मैसेज रहेगा उसमें जिसका ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन की भाषा में। तो जो मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर जो मैसेज हैं उनका जो अनुवाद होगा इन लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो कोड के रूप में मैसेज आया है उस कोड का ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोटीन की भाषा में। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रकार से डीएनए का संबंध है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब विदाउट डीएनए प्रोटीन नहीं बनेगी। डीएनए ही डिसाइड करेगा और मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेगा, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। प्रोटीन क्या है मैंने पहले बताया, एमिनो एसिड का क्रम है। तो इस सीक्वेंस को जो कंट्रोल करता है वो करता है डीएनए थ्रू मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए के थ्रू डीएनए प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है उसको कंट्रोल करता है। इसलिए डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी जैसा डीएनए मैसेंजर आरएनए को मैसेज देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो नंबर 1 वी कम टू ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। इसमें 3 बातें बताई गई हैं, सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड सर्कुलर फ्लो। सेंट्रल डोग्मा ये है कि बाय क्रिक के द्वारा दिया गया था कि दैट इज वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो बहाव है एक ही दिशा की ओर होगा। जैसे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना, दैट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल फ्लो गिवन बाय क्रिक एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सेकंड वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये टैमिन के द्वारा दिया गया है और दूसरे सहयोगी भी थे बाल्टीमोर, तो इन्होंने बताया इस घटना को हम बोलते हैं टैमिनिज्म, इवेंट इज कॉल्ड टैमिनिज्म। तो यहाँ पर होता क्या है, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर आपका देखो मैंने लिख दिया है, एक होता है आरएनए ट्यूमर वायरस। इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस पहले होगी क्योंकि आरएनए पाया जाता है। देखिए आरएनए ट्यूमर वायरस का मतलब ऐसे वायरस में सबको पता है आइदर डीएनए होगा और आरएनए होगा। तो इस ट्यूमर वायरस में आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए से पहले आरएनए टेम्पलेट का कार्य करेगा और उससे डीएनए बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आरएनए से डीएनए बन गया, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। दैट इज कॉल्ड इनवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का ये उल्टा बहाव है कि आरएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, उसके बाद फिर मैसेज जो है इसके अंदर उसका ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन की भाषा में। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट और कौन सा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैसेंजर आरएनए से आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए बना, फिर डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनाओ, फिर प्रोटीन बनी। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो एंजाइम दैट इज कॉल्ड इनवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और यू कैन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड एंजाइम विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये पर्टिकुलरली वायरस में जहाँ पर आरएनए ही पाया जाता है। तो मतलब आरएनए से पहले डीएनए बनाना है, फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है, देन मैसेंजर आरएनए के अंदर जो मैसेज होगा दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। फिर तीसरा एक ऑर्डिनरी टाइप का है सर्कुलर फ्लो, इसमें आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। आरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। देखिए आरएनए से डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और फिर मैसेंजर आरएनए में जो मैसेज है उसका ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन। अब एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जेनेटिक सूचनाओं का डीएनए से मैसेंजर आरएनए का तरफ ट्रांसफर होना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होंगी? डीएनए टेम्पलेट चाहिए, फिर एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, ठीक है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूरेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। तो ये सब बेस चाहिए, नाइट्रोजनस बेसेस जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जाने जाते हैं, और एंजाइम चाहिए, होलो एंजाइम। देखिए डीएनए यहाँ पर एक टेम्पलेट का कार्य कर रहा है और डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए बना। ये एंजाइम जरूरी है, आरएनए पॉलीमरेज, तभी मैसेंजर आरएनए बनेगा।
तो डीएनए टेम्पलेट का कार्य कर रहा है। और होलो एंजाइम क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर, ये दोनों जब मिलते हैं तब होलो एंजाइम मिलता है। और ये होलो एंजाइम अटैच होता है डीएनए से। ये देखिए डीएनए डबल हेलिक्स का है, इससे कौन अटैच हुआ, ये अटैच हुआ। एक्चुअली होलो एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए वाइंडेड है, लिपटा हुआ है, उसको अनवाइंड करता है। अनवाइंड मतलब खोलता है। तो होगा ये कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज डीएनए कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली दिस इज एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो दो धागे हैं उसमें से केवल एक से, देखिए एक खुला है तो एक से ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है। दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एक डीएनए से, एक दो धागे हैं, दो धागे में से एक बनेगा। और ये मैसेंजर आरएनए जो बनेगा मूव्स ऑन होल लेंथ ऑफ डीएनए, पूरी डीएनए जो है ये लंबाई में बनेगा, लंबा, एंड फॉर्म कंप्लीट चेन ऑफ मैसेंजर आरएनए। देखिए मैसेंजर आरएनए की पूरी चेन बन गई। तो दैट इज द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड कोर एंजाइम। मतलब विदाउट सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से अपन देख लिए ये। अब आइए आगे ट्रांसलेशन, यहां तक क्लियर हो गया है सबको। अब ट्रांसलेशन में देखिए कि सबसे पहले एक्टिवेशन होगा, किसका एक्टिवेशन होगा, एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रहे, ये पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। तो मैंने जो मैसेंजर आरएनए बताया था वो साइटोप्लाज्म में आ गया है, ठीक है। और न्यूक्लियस तुरंत भेज देगा उसको, और आपके न्यूक्लियस से डीएनए से जो बना मैसेंजर आरएनए उसको कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो राइबोसोम के साथ जुड़ेगा, उस खासकर उसकी छोटी यूनिट के साथ, और उसके पहले ही एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड बहुत सारे हैं जिसमें 8 इंपॉर्टेंट हैं। एमिनो एसिड 1, एटीपी प्लस एंजाइम 1, सबके लिए अलग अलग एंजाइम भी हैं। तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में ये कॉम्प्लेक्स बन गया AA1, एमिनो एसिड 1, AMPE1, एटीपी से क्रिया करेगा तो, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये जो एक्टिव एमिनो एसिड है इसी को ट्रांसफर आरएनए पिकअप करता है। अब ट्रांसफर आरएनए भी बहुत सारे रहेंगे अलग अलग प्रकार के, जितने एमिनो एसिड उतने प्रकार के ट्रांसफर आरएनए रहेंगे। तो वो ट्रांसफर आरएनए जो है वो पिक करेगा, कब, जब ये एक्टिव होंगे। क्योंकि साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड जो हैं वो पड़े रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, तो जैसे ही एक्टिव होंगे उनको पिकअप करेगा ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर जो एंजाइम है E1, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड एडिनिलेट सिंथेटेज, लिखा है नाम, एंड PPI का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो फर्स्ट प्रक्रिया क्या हुई, ये ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ था, न्यूक्लियस के अंदर। अब सेकेंड वन, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए, मतलब एमिनो एसिड जो एक्टिव हुआ है उस किससे जुड़ा, ट्रांसफर आरएनए से। ट्रांसफर आरएनए से जुड़ा देखिए। अब यहाँ पर AMPE बाहर हो गया, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और एंजाइम 1, अब क्या बन गया, AA1 ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ गया, सीधी सी बात, ट्रांसफर आरएनए के साथ एमिनो एसिड जुड़ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया हो रही है दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में अब प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलांगेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। 3 ही प्रोसेस में है। तो इनिशिएशन का मतलब शुरुआत हो रही है PPC। PPC का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन की शुरुआत हो रही है। तो जैसे ही आपका ये बाहर आया है और ये एक्टिव हो गई, आपके एमिनो एसिड एक्टिव हो गए, तो ये बाइंड्स टू इनिशिएशन कोडॉन एट P साइट। ये देखिए ये वाला P साइट है, ये A साइट है। तो होगा क्या, ये जो आपका छोटा वाला सब यूनिट है वो इससे जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। दिस इज इनिशिएशन कोडॉन, ये 5th एंड है मैसेंजर आरएनए का, 3rd एंड है, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है इनिशिएटर मेथियोनिल ट्रांसफर आरएनए, इनिशिएटर है ये, और ये जो पिकअप करके लाएगा एमिनो एसिड दैट विल बी F मेथियोनाइन। तो फर्स्ट जो आना है, शुरुआत जो होती है इनिशिएशन कोडॉन की, वो हमेशा जो कोडॉन रहता है दैट विल बी AUG, और इसका जस्ट अपोजिट जो कोडॉन होगा दैट विल कॉल्ड एंटी कोडॉन इन ट्रांसफर आरएनए में UAC।
सी। यहाँ पर ए यू जी है तो यू का ए का अपोजिट क्या है यू, और यू का ए है और जी का सी है, तो इसका एंटी कोड है। तभी ये देखिए ये ट्रांसफर आरएनए तभी इससे मैच करेगा जब इसका कोड के अपोजिट रहेगा एंटी कोड। इस प्रकार से ये ट्रांसफर आरएनए ये फर्स्ट एमिनो एसिड पिकअप करके लाएगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पर इन चीज़ों के साथ साथ इनिशिएशन फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। इनिशिएशन फैक्टर जो हैं वो सबसे पहले आपके राइबोसोम से जाके बन जाते हैं, तभी इनिशिएशन शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लिखना है आपको। इनिशिएशन फैक्टर्स का होना जरूरी है और ये इनिशिएशन फैक्टर स्मॉल जो राइबोसोम का ये वाला पार्ट है इससे बाइंड होंगे, तभी उसके बाद इनिशिएशन की प्रोसेस शुरू होगी। अब देखिए ये जो ट्रांसफर आरएनए है इनिशिएटर, ये बाइंड्स होता है इनिशिएशन कोडॉन एट पी साइट ऑन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। देखिए ये पी साइट में ये यहाँ पर इससे वो हुआ है, ठीक है, बाइंड्स हुआ, क्योंकि अपोजिट वाले हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़ सकते हैं। फिर इनिशिएशन ऑफ पीपीसी बाय मेथियोनाइन कोडेड बाय एयूजी, मतलब पीपीसी की शुरुआत हो रही है। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन की इनिशिएशन का मतलब स्टार्टिंग हो रही है, किसके द्वारा होगी, फर्स्ट एमिनो एसिड दैट इज कॉल्ड मेथियोनाइन। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एमिनो एसिड का होना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए आपके भोजन में या आपके बॉडी के सेल के अंदर ये नहीं है तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं, चाहे आप कितना भी खाते पीते रहें। ये इसका होना शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी है। अब इलांगेशन ऑफ पीपीसी, पीपीसी का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का इलांगेशन होगा। इलांगेशन के लिए भी ध्यान रहे कि यहाँ पर भी इलांगेशन के फैक्टर्स जरूरी हैं, ठीक है, विदाउट फैक्टर इलांगेशन प्रभावित हो सकता है। और अब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्पीड पकड़ रही है, ध्यान देंगे। अब देखिए अब हमने अब ये छोटा जो सब यूनिट था राइबोसोम का, ये तो इस प्रकार का है, बड़ा यूनिट भी अब जुड़ जाएगा। इस पता चल जाएगा आपको पी साइट और ए साइट। ए साइट को बोलते हैं कंप्लीट रूप से एमिनो एसिल और एक्सेप्टर साइट, दिस इज कॉल्ड ए साइट। और पी साइट को बोलेंगे पेप्टाइडल और डोनर साइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला एमिनो एसिड यहाँ पर के साथ साथ यूएसी और यूएजी में जुड़ा। अब दूसरा जो कोड है किसमें, मैसेंजर आरएनए में, दैट इज ट्रिपल ए, ठीक है, ये बताते हैं अभी। और इससे जो आपका ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा उसका एंटी कोड क्या होना चाहिए, ट्रिपल यू होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने, ट्रिपल यू होगा तभी इससे वो होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर AUG है तो इसका एंटी कोड क्या होना चाहिए, UAC होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ये अब एमिनो एसिड 1 और एमिनो एसिड 2 एमिनो एसिड आ गए। तो जैसे ही एमिनो एसिड आए तो दोनों के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। अब छोटी सी प्रोटीन बन गई, दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। प्रोटीन बनना शुरू हो गई है। यहाँ पर पहला एमिनो एसिड क्या है, मेथियोनाइन, और दूसरा क्या है, लाइसिन है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इलांगेशन की। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए 2 एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए तो डाइपेप्टाइड बन चुकी है। और ये मैंने बता ही दिया एंटी कोडान, इसका कोडान जस्ट अपोजिट होना चाहिए तभी होता है ये काम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा पी साइट और ए साइट। अब आइए सेकेंड एमिनो एसिड की बात करें। फर्स्ट एमिनो एसिड तो था ही, सेकेंड एमिनो एसिड विथ ट्रांसफर RNA 2 बाइंड्स टू ए साइट, मतलब दूसरा एमिनो एसिड लाइसिन वाला ये दूसरे ट्रांसफर आरएनए के साथ कहां पर बाइंड होगा, राइबोसोम के ए साइट में। मतलब एमिनो एसिड और एक्सेप्टर साइट एक्सेप्ट करेगा, केवल पहला एमिनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए जो लेके आया था वही केवल पी साइट में डायरेक्ट जाता है। बाकी जितने भी आएंगे सबसे पहले ए साइट में जाएंगे, उसके बाद ए से पी की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए एमिनो एसिड नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए 2 नंबर लेके आएगा, बाइंड्स टू ए साइट ऑफ राइबोसोम, एंटी कोडान ऑफ ट्रांसफर RNA 2 फॉर्म एज बॉन्ड विथ सेकेंड कोडान ऑफ मैसेंजर RNA। मतलब मैसेंजर RNA का जो सेकेंड कोडान है ट्रिपल ए और आपके ट्रांसफर RNA 2 का जो एंटी कोडान है ट्रिपल यू, ये दोनों एक दूसरे से एज बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। नाउ मैंने पहले ही बताया ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एमिनो एसिड 1 एंड 2। जैसे एमिनो एसिड पास आते हैं तो दोनों ही पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे विथ हेल्प ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। देखिए यहाँ पर हमने एमिनो एसिड 1 और 2 का सूत्र लिखा है, H2N CH2 COOH एमिनो एसिड 1,
CH2COOH NH2। कोई भी अमीनो एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप होता है। अब यहाँ से हमने पानी निकाल दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए तो क्या बन गया H2N CH2CONH CH2COOH। मतलब ये जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और यू कैन से एमाइड बॉन्ड। और इस प्रकार से सिंपल प्रोटीन बनी बहुत छोटी सी, दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। होता क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, PPC पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब शुरुआत हो गई। अब देखिए ड्यूरिंग इलांगेशन ऑफ PPC, इलांगेशन जैसे ही होता है, इलांगेशन में इलांगेशन फैक्टर काम करेंगे, तो PPC पॉलीपेप्टाइड चेन की जैसे ही इलांगेशन होगी तो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होगी। क्योंकि मान लीजिए एक ही जगह खड़े रहेंगे तो सब गड़बड़ है, इसको इधर मूव करना है और इसको इधर मूव करना है। ठीक है, अब देखिए मूवमेंट कैसा, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर RNA फ्रॉम 5th into 3rd, मतलब 5वें एंड से ये राइबोसोम इधर सरकेगा। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर RNA, जब इधर सरकेगा तो ऑटोमेटिक मैसेंजर RNA जो ट्रांसलेट होता जाएगा वो इधर आता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन समझ जाइए, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की गति, किस पर गति, मैसेंजर RNA पर गति, कौन से एंड से, फ्रॉम 5th into 3rd एंड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जैसे ये AUG का ट्रांसलेशन हो चुका तो ट्रांसफर RNA फ्री हो गए। अब यहाँ पर लाइसिन का ट्रांसलेशन हो रहा है, लाइसिन के द्वारा इसका ट्रांसलेशन हो रहा है ट्रिपल ए का। ठीक है ना, अब ट्रांसलेशन हो रहा है तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड भी बन रही है, पूरी प्रक्रिया दिखाई दे रही है। फिर ट्रांसफर हो गए, फ्री ट्रांसफर RNA फ्री हो गए, फिर इसका ट्रांसलेशन हो चुका है इसलिए फ्री हो गए। फिर उसके बाद जो दूसरा एमिनो एसिड आया तो और जिससे कि दूसरे आपके ट्रांसफर RNA के द्वारा ये कोड का ट्रांसलेशन हो रहा है मैसेंजर RNA के, तो उसके बाद फिर ये दोनों आपस में जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अब इसके बाद देखिए ये दूसरा जो आया था दैट विल बी ग्लाइसिन और ट्रांसफर RNA 2 नंबर का है जिसका एंटी कोड CCAA है। अब तीसरा ये थर्ड है, दूसरा जुड़ गया, अभी थर्ड आ रहा है, दैट विल बी थर्ड। तो पहला लाया था मेथियोनाइन, दूसरा लाइसिन, तीसरा ग्लाइसिन लेके आ रहा है। ठीक है, ये चित्र देखिए, ये 5th एंड और 3rd एंड। इसके बाद स्टेजेस ऑफ दिखाई जा रही हैं यहाँ पर कि आपका ये जो 5th AUG का ट्रांसलेशन हो गया, ट्रिपल ए का भी कोड का ट्रांसलेशन हो चुका है और इसका भी ट्रांसलेशन होने जा रहा है ग्लाइसिन का। अब देखिए ये यहाँ आ जाता है तब ये खाली हो जाता है ए साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लाइसिन आ गया। अब ग्लाइसिन आने के बाद ये तीनों जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, एक ट्राइपेप्टाइड बन गया। फिर चौथा एमिनो एसिड आया एलानिन। ठीक है, तो एलानिन आया तो ये इसका एंटीकोड क्या रहेगा, CGA दिखा। और क्योंकि इसका जो कोड था वो क्या था, GCU या मैसेंजर RNA कोड, इसका जस्ट अपोजिट एंटीकोड CGA होना चाहिए जो एलानिन को पिकअप करेगा। तो इस प्रकार से जो चित्र बनाया गया है लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बट है कुछ नहीं, स्टेजेज ऑफ ट्रांसलेशन है ऑन मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में अनुवाद की स्थितियां हैं फ्रॉम 5th into 3rd एंड। देखिए ये राइबोसोम इधर मूव कर रहा है तो ये इसका जो ट्रांसलेशन वाला भाग हो चुका है जिसका वो इधर आ रहा है इस प्रकार से। तो ट्रांसलोकेशन को एक बार और समझिए, ट्रांसफर RNA एट द A साइट इज पुल्ड टू P साइट। क्या मतलब, ट्रांसफर RNA जो है A साइट से पुल कर दिया गया P साइट की ओर along with its मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA के साथ साथ ट्रांसफर RNA A साइट से आपका P साइट में आ जाएगा। अब होगा क्या, जैसे A साइट से P साइट में आएगा तो A साइट क्या हो जाएगा, वैकेटेड हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे खाली हुआ तो 3rd कोडान कम्स इनटू A साइट। और केवल कोडान आएगा ऐसा नहीं, कोडान के साथ साथ ऊपर से ट्रांसफर RNA एप्रोप्रिएट वाला चार्ज होके नंबर 3 एमिनो एसिड को लेके आता है A साइट में, मतलब खाली नहीं रहेगा, ट्रांसलेशन चलता रहेगा। फिर 3rd कोडान के जैसे ट्रांसफर होगा तो 4th कोडान को ट्रांसलेट करना है, तो फिर A साइड से P साइड की ओर चल देगा, फिर A साइड वैकेट हो जाएगा। फिर एक एप्रोप्रिएट ट्रांसफर RNA चार्ज होके एमिनो एसिड 4 को लेके आएगा, बाइंड करेगा A साइट में। तो ये प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, लगातार होती रहेगी और PPC फॉर्म होती रहेगी। इन दिस राइबोसोम मूव अलोंग विथ मैसेंजर। यहाँ पर हो क्या रहा है, राइबोसोम का मूवमेंट हो रहा है अलोंग विथ मैसेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन।
हमने लिखा है मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ध्यान रहे ओनली वन कोडान इज ट्रांसलेटेड इन वन टाइम, एक समय में एक ही कोडान का ट्रांसफर होगा, मतलब ट्रांसलेशन होगा। दस राइबोसोम रीचेज फ्रॉम इनिशिएशन कोडान टू टर्मिनेटिंग कोडान। इस प्रकार से ट्रांसलेशन होते होते टर्मिनेटिंग कोडान की ओर बढ़ता रहेगा ये राइबोसोम। अब ये जरूरी नहीं है कि पूरे जितने भी कोड आए सबका ट्रांसलेशन हो जाए, हो सकता है बीच में कोई नॉनसेंस कोडान आ गया, ठीक है। जैसे नॉनसेंस कोडान आ गया तो फिर उसका ट्रांसलेशन तो मुश्किल है। जैसे आप कोई लेटर पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वहाँ कुछ नॉनसेंस चीज़ें लिखी हैं तो आपकी इच्छा पढ़ने की बंद हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर होता है, प्रोटीन बनती ट्रांसलेशन होता जाता है, प्रोटीन बनती जाती है, लेकिन कोई नॉनसेंस कोडान आ जाता है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होता। तो जो प्रक्रिया होगी दैट विल बी टर्मिनेशन, और यहाँ पर टर्मिनेशन फैक्टर काम करता है। देखो वहाँ पर एक इलांगेशन फैक्टर था, इनिशिएशन फैक्टर था। फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर प्रोसेस। व्हेन एनी वन ऑफ 3 नॉनसेंस कोडान, 3 नॉनसेंस कोडान बताए गए हैं, कम्स ऑन मैसेंजर आरएनए, जैसे मैसेंजर आरएनए में 3 कोडान में से कोई भी कोडान आ गया, मान लीजिए यहीं पर देखिए UAA आ गया, तो इसका ट्रांसलेशन असंभव है, तुरंत पीपीसी फॉर्मेशन कम्स टू स्टॉप, फिर मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना खत्म हो जाएगा। और या UGA आ गया या UAG आ गया, तीनों याद रखिए। कभी कभी पूछता है एग्जाम में आपके PMT वगैरह में, ये नॉनसेंस कोडान में चिन्ह लगाइए, कौन से नॉनसेंस कोडान है, तो याद रखिए UAA, UGA एंड UAG। दे आर एक्सपोज टू ए साइड, यदि ए साइड पर ये एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक, ये जनरली होंगे ए साइड पे एक्सपोज होंगे, इसी तरफ। नॉनसेंस कोडान्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसफर, मतलब नॉनसेंस कोडान को इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इसको पहचान नहीं पाता ट्रांसफर आरएनए, और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, प्रोटीन बनना रुक जाता है, और एमिनो एसिड अब जुड़ नहीं सकती, पेप्टाइड बॉन्ड आगे बन नहीं सकता क्योंकि नई एमिनो एसिड जुड़ी नहीं है, प्रोटीन बनना रुक जाती है। अब उसके बाद जितना लंबी प्रोटीन बनी है वो अब वहां से रिलीज कर दी जाएगी, कहाँ से, मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। पीपीसी इज रिलीज फ्रॉम राइबोसोम से, क्योंकि राइबोसोम में ही हो रहा है, मैसेंजर आरएनए का कोई रोल नहीं। अब जो प्रोटीन ये बनी उसको राइबोसोम रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन होगा, दैट विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू प्रोटीन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब प्रोटीन तैयार हो गई। इस प्रकार से आपके उसमें कहने का मतलब बॉडी में या सेल के अंदर प्रोटीन बन जाएगी। तो मेरा बताने का यही मतलब है कि प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो कंक्लूजन करेंगे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रोटीन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एमिनो एसिड। आपके भोजन में कितना एमिनो एसिड है, कितनी प्रोटीन खाते हैं वो सब ठीक है, लेकिन प्रोटीन जाके फिर प्रोटीन बनाएगी, तो सबसे पहले उसका डाइजेशन होकर एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड सेल में जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रोटीन बनाती है, वो प्रोटीन काम की है। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी आप फल फूल और भोजन ले रहे हैं, वो ध्यान दीजिए कि उनमें पूरे एमिनो एसिड हैं कि नहीं, एक भी कम है तो प्रोटीन बनना संभव। केवल चावल ही चावल खाएंगे तो प्रोटीन नहीं, दाल भी मिला के खाइए। केवल आप यदि मान लो शाकाहारी हैं तो आपको जबरदस्त प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए दूध जरूर लीजिए ताकि आपके शरीर की प्रोटीन जो है वो बन जाए पूरी, क्योंकि आपके भोजन में कोई ना कोई एमिनो एसिड कम तो रहता ही है। पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियन, जो आपके नॉन वेजिटेरियन है उनकी तो कोई समस्या नहीं है वैसे, पर उनको डाइजेशन वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसा मैंने सुना। इसलिए मैं तो वही कहूँगा वेजिटेरियन डाइट प्रीफर कीजिए, और अपनी जो सप्लीमेंट्स हैं एमिनो एसिड को पूरा करने के लिए, उसको देसी गाय का दूध लेकर बिना शक्कर के उबाल के केवल और केवल खाना खाने के बाद ही लें, खाली पेट ना लें। खाना खाने के बाद लेंगे तो जो भोजन में एमिनो एसिड की कमी है वो सप्लीमेंट जो कमी रहेगी उसको वो पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की। बारीकी से समझिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। थैंक्स।